हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज जीओसी का थर्ड लेक्चर है जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के क्या डिफरेंट एप्लीकेशन है। पहले लेक्चर मैंने आपको सिखाया था हमें जीओसी क्यों पढ़ना है, जिसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हो। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और तीसरा जो मैंने आपको सिखाया कितने टाइप्स के होते हैं। इतनी सारी बातें सीखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर। देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस बताएंगे ये एक्चुअली किसी भी इफेक्ट का क्या होता है, मेन प्राण होता है। अगर आपको इफेक्ट्स नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम ये है कि उसके एप्लीकेशन भी आपको नहीं आएंगे। तो आपको पहले क्या सीखना है, इफेक्ट कौन कौन से हैं, और जैसे ही एक बार आप इफेक्ट सीख जाओगे फिर आपको उसके एप्लीकेशन भी करने आ जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन क्या क्या है जीओसी के। सो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन का नाम लास्ट टाइम लिखवा दिया था, जितने भी एप्लीकेशन थे उसके सबके नाम लिखवाए थे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन जो आप जीओसी का पढ़ोगे दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि इसी पे पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट होती है। ठीक है, आपको चार्ज के बारे में पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता चल जाए तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आप यहाँ से सॉल्व कर ले जाते हो। तो आपको वो सिखाने वाला हूँ। दूसरा जो आपको यहाँ सिखाऊंगा दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक बार मैं फिर से बता दूँ सभी लोगों को, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कितने टाइप के इंटरमीडिएट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें से कौन कौन स्टेबिलिटी यहाँ से डिसाइड होगा ये पता चल जाएगा। तीसरा आप जो फैक्टर पढ़ोगे दैट इज रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों की रिएक्टिविटी भी आपको यहाँ पता चल जाएगी। थर्ड आप यहाँ पे जो सीखोगे दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी क्या होती है और उनकी एसिडिटी कैसे pKa H+ आयन pKa और Ka वैल्यू को हम डिटरमिन करते हैं आपको यहाँ पता चल जाएगा। फोर्थ एप्लीकेशन है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन और वेलिफैटिक अमीन के बाद आप पढ़ोगे फिफ्थ फैक्टर दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसे होती है और इनका प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एंड इट्स प्रेसिपिटेशन, इसमें पीपीटी कैसे फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी यही बता दूंगा। और सिक्स पढ़ोगे आप रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इतनी सारे एप्लीकेशन केवल जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट के हैं। ये सारे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें आप बोल सकते हो सर ये तो लेस इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे हर टॉपिक जो अपने आप में क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से कैसे ये अफेक्ट करता है। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है। सबसे पहले ये जान लेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्जेज होते हैं इनका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होता है, कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। अपने पास दो ही टाइप के चार्ज अवेलेबल हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक बार सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे भी नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, क्योंकि बार बार बोला नहीं जा सकता, मैं इधर थोड़ा बिजी रहूँगा। तो ये काम आप लोग बीच बीच में एक बार कर दिया करिए, इट्स जस्ट ए काइंड रिक्वेस्ट, अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए करते हैं। तब पहले देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चार्जेस दो टाइप के हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज है, दो ही चार्जेज हैं अपने पास। अब आप ध्यान से देखो, चार्ज या पॉजिटिव हो या चार्ज हो निगेटिव, हम क्या जानते हैं कि एटम जो होते हैं दे टेंड टू बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। हर कोई स्पीसीज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूट्रल एटम इज द मोस्ट स्टेबल।
न्यूट्रल पार्ट क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब अगर हमने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया तो आप लोग बताइए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है। पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूट्रल से नीचे, न्यूट्रल से नीचे होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल का ऊपर चला गया तो नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, दोनों केस में एक चीज तो कॉमन है कि स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। तो चार्ज का चाहे हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएं चाहे हम नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाएं, प्रॉब्लम एक आएगी, वो स्टेबिलिटी को घटाएगा, है ना, वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो हम अभी यही आपको सिखाने वाले हैं सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो स्टेबिलिटी घटेगी, दैट इज द मेन फैक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चाहे चार्ज पॉजिटिव लगाइए चाहे चार्ज नेगेटिव लगाइए, आपका स्टेबिलिटी घटेगा अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड बढ़ते गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया या नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया तो स्टेबिलिटी घटता चला जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपको जानना है। अब इसकी हम डिस्कशन करेंगे, इस बात की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं डिटेल में। अब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताऊंगा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या हो नेगेटिव चार्ज, दोनों केस में अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी घटेगी। दैट इज द की फैक्टर। इस की फैक्टर को आपको दिमाग में अच्छे से सेट करके रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट, अगले वाले पे चलते हैं। अब आपको जो सीखना है दूसरा एप्लीकेशन, इसका पहला ही है एप्लीकेशन, तो पहला ही है वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था। द फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है और ये कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कैसे फर्क पड़ना है भैया। अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होता है, ट्राई करता है न्यूट्रल बनने का, क्योंकि न्यूट्रल में उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। आपने नेगेटिव चार्ज बना दिया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाई हो गई, पॉजिटिव बना दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, लोअर हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको डाउन करेंगे, नीचे ले आना है, तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो किधर आएगा, न्यूट्रल की तरफ। ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाए तो किधर जाएगा, न्यूट्रल की तरफ। तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, हमने पढ़ा था, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात ये है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या था, पॉजिटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमें पता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उनको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना पड़ेगा। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उनको हमें इलेक्ट्रॉन दे के उनको न्यूट्रल की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो एक के पास कमी है एक के पास एक्सेस है, तो दो ही इफेक्ट है हमारे पास। पहला इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट, एज वी ऑल नो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। कैसा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा, बताइए, इंक्रीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमेशा न्यूट्रल से दूर रहेंगे, तो उनको इलेक्ट्रॉन दे के उनकी डेंसिटी क्या करनी है, बढ़ानी है। जब इनकी डेंसिटी बढ़ाइएगा तो न्यूट्रल की तरफ क्या होगा, चढ़ना स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर आके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं आपका माइनस आई ग्रुप लगा दें, माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको लिखवाया था, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं।
ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को डब्बा बनाइए और डब्बे में डाल दीजिए, ठीक है। डब्बाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट डब्बा के आपका काम नहीं होने वाला। तो इन डब्बे को हम लोग सही तरीके से यूज करेंगे। ऐसे डब्बा बनाइए और डब्बे में पैक करके रख दीजिए, ठीक है। दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के इसी बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे भर भर के, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हो? ये समझ में आ गया ना सभी को? आगे चला जाए अब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि वही इंटरमीडिएट्स अपने को पढ़ने हैं। तो दिस वर द फर्स्ट इफेक्ट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ा, ठीक है। ये आपका पहला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ सभी लोग कि क्या ये समझ आ गया यहाँ तक। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए वो लोग टेलीग्राम पे देखो, मैंने लिंक दिया, ज्वाइन कर लो। इसके सारे डीपीपी पीडीएफ में वहीं पे भेज दूंगा पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो सबको वहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। द सेकेंड एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। कौन कौन से इंटरमीडिएट है और इनकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे 6 इंटरमीडिएट है, मैं आपको 6 में से कई का यहाँ पे एप्लीकेशन सिखाऊंगा। थोड़ा सिंसियर रहना तो सीख जाओगे, और सिंसियरिटी नहीं मेंटेन करोगे तो नहीं सीख पाओगे। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं और मैं सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ, सब आपको एक 1 बाय 1 सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, इंटरमीडिएट में आपको मैं कार्बोकैटायन सिखाऊंगा, कार्बोकैटायन के बारे में यहाँ पे। दूसरा आपको कार्बेनाइन के बारे में सिखाऊंगा, और तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा फ्री रेडिकल, और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन बेंजाइन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन बेंजाइन। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, चारों बड़े मजे आएंगे। चौथे वाले में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, तो चौथे वाले के लिए थोड़ा सा वेट करो। 3 पहले मैं आपको सिखा दूं। चौथा वाला बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल ट्रैक से थोड़ा हटके है, बट इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। तो हम बनाएंगे क्वेश्चन 1 बाय 1। चलिए सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन बताते हैं, ठीक है। इसमें 1 है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायनों की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो चलो सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या होते हैं, अगर ये हम लोग जान जाएं कि कार्बोकैटायन क्या होते हैं, तो आधी कहानी ही क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आधी कहानी अपनी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। आप सभी लोग बताओ कार्बोकैटायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। कार्बोकैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कार्बोकैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, और जो डेफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सीधा सीधा सा मतलब यहाँ पे निकल गया कि इनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस, ठीक है, कैटायंस। आप सीधे सीधे एक आंसर ये लिख सकते हो, छोटा सा फॉर्मूला बना के, कि पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है ना। स्टेबिलिटी में क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है। दैट इज अ वेरी सिंपल रूल, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है, बस सिंपल सी बात ये है। प्लस चार्ज है तो प्लस आई वाला स्टेबलाइज करेंगे, माइनस है तो माइनस आई वाला करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल करेंगे। देखो ये बात सबको समझ में आई, ये सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं पॉइंट का इंपॉर्टेंस है।
आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। डोनेटिंग यहाँ पे कौन है? प्लस आई है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो पहले से गरीब आदमी है, कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, वो बेचारा क्या होगा? गरीबी के मारे मर जाएगा, है ना। उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ही मिनिमम है, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कैटायनों के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? भयानक कमी होती है। तो इन कमी को रिजॉल्व करने के लिए अपन लोग ये काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो सभी लोग, ये समझ में आया? पता रहना चाहिए बस, और मजा भी आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीडियो लाइक ना किया हो, नहीं तो बहुत पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको दूंगा पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो भैया, कार्बोकैटायन में टर्सरी कार्बोकैटायन बचपन से पढ़ते हैं, वो मोस्ट स्टेबल होता है। कोई बता सकता है क्यों? टर्सरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, कोई बता सकता है क्यों? ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी हो गया, और ये आपका हो जाएगा मेथाइल कैटायन। टर्सरी मोस्ट स्टेबल क्यों है? बताए कोई? टर्सरी मोस्ट स्टेबल होता है ना। आवाज ज्यादा स्लो है क्या? कोई बताओ तो जरा। स्टेबल होता है, कोई बता सकता है क्यों? टर्सरी ऐसा तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, सफिशिएंट है। आवाज कम आ रहा है तो अपना बढ़ा लो थोड़ा सा भाई। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ आवाज के लिए कुछ। नहीं, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, मैं यही से करूँगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। सो एनीबॉडी? कोई नहीं बता पाया। देखो एक्चुअली क्या होता है, अभी तुम मान लो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से लगा ले जाओगे कि यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगे हैं इसलिए मोस्ट स्टेबल है, बट एक्चुअली रीजन एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करता है, ठीक है ना। एल्किल जो कार्बोकैटायन है, ये एल्किल कार्बोकैटायन है, एल्काइल ग्रुप लगा है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला हाइपर कंजुगेशन, मेन यही है, हाइपर कंजुगेशन ही है, और दूसरा जो होता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इंडक्टिव। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन है, इसमें टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। सो इसीलिए आपको यहाँ दिख रहा है टर्सरी मोस्ट स्टेबल है, बट 3 प्लस आई भी हैं तो हमारा इंडक्टिव से यहाँ पे काम बन जाता है, बट बाद में बताऊंगा कैसे होता है। अब देखो यहीं पे अगर सवाल आ जाए कि इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन है, आप में से कोई बता सकता है? ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन है, यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े होंगे उन्हें आइडिया होगा, जो नहीं पढ़ेगा उनको नहीं आइडिया होगा। इन तीनों में CD3 लगाया हूं मैं, ठीक है, CD3 ड्यूटेरियम है, डी मतलब ड्यूटेरियम, और लास्ट वाला है CT3, यहाँ भी CT3 और ये भी CT3। अब इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मोस्ट स्टेबल है, तो क्या आप बता सकते हो इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? तो किस बेसिस पे आप बताओगे? सभी लोग देख के जरा बताना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे देखना है कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो कभी कभी होता है कि कोशिश करने वालों की भी हार हो ही जाती है। चलो जरा बताओ सभी लोग, क्या लगता है? हेलो एवरीबॉडी, जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, इसके बाद लेक्चर में वहीं भेज दूंगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो कोई बता रहा है क्या? थर्ड सेकंड फर्स्ट में विच वन इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई? सिर्फ है नहीं, क्यों? रीजन भी देना पड़ेगा। 2 3 1 3 इज मोस्ट स्टेबल, बस यही जानना था। 2 3 1 में कौन ज़्यादा है? 2, मतलब 2 क्यों भाई? पहला होता तीसरा होता, बीच वाला क्यों लग रहा है? बीच वाला तो नहीं होगा, चाहे पहला होगा चाहे तीसरा होगा। थर्ड वन मोस्ट स्टेबल, थर्ड वन। 18 लोग हो, बस 2-3 लोग आंसर कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? बट
द कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, ये ऑर्डर है। दिमाग हिलेगा, दिमाग का काम ही है हिलने के लिए, दिमाग इसलिए आपको भगवान ने दिया ही है, आपका दिमाग थोड़ा सा पंचर हो। आप सब बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है? CH बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है या CT बॉन्ड? इनमें से कौन सा मजबूत बॉन्ड है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? तीनों में बताइए, विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? करेक्ट आंसर जो है ये पहला वाला है, टर्सरी। ठीक है, ये टर्सरी ज़्यादा इससे। आपने जो बताया ना इंडक्टिव से बताया, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? पहले हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव बाद में आता है। ठीक है, पहले हाइपर कंजुगेशन आएगा, और हाइपर कंजुगेशन में CH बॉन्ड वीक होता है, यहाँ का प्रोटॉन जल्दी से इन्वॉल्व हो जाएगा कैटायन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यहाँ का जल्दी इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ का जल्दी इन्वॉल्व होगा। CD बॉन्ड उससे मजबूत होता है, CT बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, तो मजबूत बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन सबसे स्लोवेस्ट रेट से करेगा और ये सबसे फास्ट रेट से करेगा, इसीलिए ज़्यादा होगा। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन को हक है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का, उसके बाद इंडक्टिव को है। तो इंडक्टिव तो सब में है ना, बट हाइपर कंजुगेशन यहाँ ज़्यादा होगा, इन सब में क्या होगा? वीक हो जाएगा। सो द रीजन इज हाइपर कंजुगेशन बिकॉज CH बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, और ये वीकेस्ट बॉन्ड क्या होता है? जल्दी से इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस करने में। हाइपर कंजुगेशन एक टाइप का रेजोनेंस होता है जहाँ पे पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रेजोनेंस होगा। सो एक कॉन्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन में मैं अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, उसके लिए आप छठवें इफेक्ट का इंतजार करिए, अभी हम लोग इंडक्टिव पढ़ रहे हैं। सो ये बात सबको समझ में आई, क्लियर हुई क्या? ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ सभी लोग, थोड़ा लाइक वाइक मारते रहा करो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बताते रहा करिए। ये क्लियर हो गया? आसान था, आसान था। चलो अब क्वेश्चन की बारी, अब आपका टेस्ट होगा। नाउ क्वेश्चन सेशन है, अब आपके लिए है, आप अरेंज करिएगा। ठीक है, अरेंज फॉलोइंग कार्बोकैटायन, बढ़िया से अरेंज करना। फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग, घटता हुआ, ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। मैं आपको सबसे पहले ए दे रहा हूं, आप ए के सामने 1 2 3 4 लिखिएगा। ठीक है, फिर बी बताऊंगा, फिर सी बताऊंगा, ताकि मुझे पता रहे आप किसका आंसर कर रहे हो। ठीक है ना, पॉलीमर स्टडी कर रहे हो भाई, दिमाग उमाग ठीक नहीं है, पढ़ा हम क्या रहे हैं, आपको पॉलीमर पढ़ना है, जो चल रहा है पहले उसको पढ़ लो ना, पॉलीमर के दिन आएंगे जब आएंगे। गजब गजब लोग हो। चलो देखो क्या देखना है, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये है सबसे पहला आपके सामने है, दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन अटैच विद दिस मेथिल ग्रुप, एंड द सेकेंड कार्बोकैटायन which is attached with क्लोराइड, क्लोरो को क्लोराइड नहीं बोलेंगे, उसको क्लोरो बोलेंगे, और ये CH2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा COOH, एंड लास्ट वन इज CH2 प्लस एंड दिस इज विथ ऑक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद आ जाओ बी पे, बी में मैं आपको सबसे पहले दिया दिस इज ए कार्बोकैटायन, जहाँ प्लस चार्ज है हमने यहाँ पे लगा दिया मेथाइल, फिर मैंने दिया कार्बोकैटायन का जो पोजीशन था वो यहाँ लगा दिया। ठीक है, एंड द सेकेंड के बाद थर्ड जो आया हमने कार्बोकैटायन लगाया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, और लास्ट वाला जो कार्बोकैटायन मैंने बनाऊंगा उसकी कहानी थोड़ी सी अलग होगी, CH2 प्लस, और मैं यहाँ पे Cl लगा दूंगा। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर करने हैं, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सबको आंसर कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है ना, चलो बताओ सभी लोग बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कूद पड़ो फटाक से, एकदम आंसर पे आंसर करो, किसी का आंसर गलत होना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करूंगा आप लोग गलत नहीं करोगे, अच्छे बच्चे हो ना सभी लोग, अच्छे लोग गलती नहीं करते हैं। लेट्स प्रोसीड, दोनों का आंसर बताइए, क्या लगता है आपको ए वाले का आंसर क्या होना चाहिए? ये लगाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा अभी,
हालांकि पढ़ा तो चुका हूँ, समझा भी दूंगा, आपको लगाने आना चाहिए। अल्टीमेटली यही है, लगाने आना चाहिए। सो एक आंसर बताओ सभी लोग। सो एक आंसर है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। Someone saying 4 1 2 3। Anybody else? कोई और है? 4 1 2 3 के अलावा सभी लोग को आंसर करना है। आंसर नहीं करोगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तुक्का मारो। तुक्का क्यों मारोगे भैया? कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुक्का मारने को क्यों? कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर बताइए। 4 1 2 3। हाँ, ऐसे फटाफट आंसर मारो एकदम। मैं तो एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा ना, मेरा तो काम ही एक्सप्लेन करने का है। टीचर का काम यही होता है। 4 1 2 3, केवल 2 लोग का आंसर आया। वही बच्चे रिपीट कर रहे आंसर, देख लो। मैं बताता हूं, देखो क्या होगा। सबसे पहले सब में कार्बोकेटायन प्राइमरी है, सारे कार्बोकेटायन क्या है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री रह गया। अब 1 डिग्री में यहाँ देखो मेथाइल ग्रुप लगा है जिसका पावर +I है ना। क्लोरो लगा है जिसका पावर -I है। COOH लगा है जिसका पावर -I है। ऑक्साइड आयन लगा जिसका पावर +I है। तो आप बताओ +I और -I में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है +I वाले होंगे, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। काइटाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमने दिया, स्टेबिलिटी बढ़ा। ये -I वाले खींचेंगे, -I वाले खींचेंगे, +I वाले देंगे। तो +I वाले दोनों क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे -I वालों से। ठीक है, अब -I वालों में से क्या है? लास्ट में लगाना है। +I में से दोनों में कौन है? O- का पावर ज्यादा था। याद करो मैंने लिखवाया था कि जितने भी नेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे O- क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो फोर्थ वाला क्या होगा? मोस्ट स्टेबल, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना, फिर फर्स्ट वाला। अब ये दोनों विड्रॉइंग है, दोनों विड्रॉइंग में जो ज्यादा विड्रॉइंग होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा देगा, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो COOH का -I Cl से ज्यादा है, तो ज्यादा -I है तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, इसको आखिरी में रखा जाएगा। उसके पहले कौन रखेंगे? Cl को। तो 4 1 के बाद 3 और दें, सॉरी 2 and 1, 2 and 3 ये हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? 4 1 2 3। देखो सही है, जिन लोगों ने ये बताया था उनका सही था। मैक्सिमम बच्चों ने ये बताया था 4 1 2 3, तो सही है। 4 1 2 3 करेक्ट था। एकदम आपको यही सीखना है। 4 1 2 3 आता है तो मजा आ गया, अगर इसके अलावा आया तो गलत है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बी। आज बी के बारे में देखते हैं। हाँ जी, तो बी के बारे में क्या ऑर्डर है? पहले मैं आप लोगों के आंसर चेक कर लूँ। 2 3 1 4, 2 1 3 4, 2 3 1 4, 21। सौरभ यादव 21 क्या लिखा है भाई? पूरा लिख। क्या लगता है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अभी मैंने पढ़ा था 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो पहले भाई साहब को आगे ले आ लो, 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा, तो आपका दूसरा वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद 2 डिग्री वाला, फिर आ जाएगा तीसरा वाला। अब 1 डिग्री 1 डिग्री, इन दोनों में देखो मेथिल ग्रुप +I इफेक्ट है ना, क्लोरो ग्रुप -I इफेक्ट। तो -I क्या करेगा? डिस्टेबलाइज, और +I क्या करेगा? स्टेबलाइज। तो 2 3 1 4 ये आपका हो जाएगा आंसर मेरे यार। ये देखो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। समझ आया? ठीक है, स्काई ब्लू नहीं यूज करूंगा, गलती हो गई भाई, नहीं यूज करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं यूज करूंगा, अपने पास बहुत सारे कलर हैं यूज करने के लिए, पीला है, हरा है, सफेद है, बहुत सारे, मैं उनको यूज कर लूंगा। ठीक है, जिसका सही है वेरी गुड। ऐसे गुब्बारे नहीं, दांत निकालने होते हैं, दांत निकालो, दांत, ऐसे दांत। ठीक है, समझ आया क्या? ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चला जाए। कार्बोकेटायन हो गया। कैटायन का क्वेश्चन, अभी तो कैटायन 3-4 जगह पढ़ोगे, ये केवल सिंपल एल्किल वाले थे। अभी रेजोनेंस मेसोमेरिक में आएगा, बेंजाइलिक वाले।
फिर हाइपर कंजुगेशन में ये मेन पार्ट वहाँ आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स कार्बन आयन। द सेकेंड पार्ट जो हमको पढ़ना रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कार्बन आयन के बारे में बता दूं, कार्बन आयन होते क्या हैं। देखिए, कार्ब एनायन, कार्बन का जो एनायन होता है, मतलब नेगेटिव पार्ट जब कार्बन पे आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन आयन, ठीक है ना। सो नाउ कार्बन आयन क्या होते हैं, पहले ही देखो। कार्बन आयन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। कार्बन आयंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अमीर लोग आ गए, कौन लोग आ गए, अमीर लोग। भैया इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये अमीर लोग हैं, इनको कौन सुधारेगा। अच्छा चलो तुम लोग बताओ, कार्बन आयन की हाइब्रिडेशन क्या होगा, कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, जल्दी से थोड़ा कमेंट में कमेंट करो, देखते हैं किसी को आता भी है कि बस ऐसे ही बताओ जल्दी से। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके पास पहले से ही ज़्यादा है। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो एक मज़ेदार बात बताऊं, जैसे कभी कभी होता है ना, छोटे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं। बड़े एग्जाम बताऊं, BHU MSc एंट्रेंस 2020 में, 21 में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन आयन। आपको मज़ेदार बात बताऊं, कुछ मेरे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने sp2 मार के आए थे, और देखो यहाँ पे sp2 मारने वाले मिल गए। देखो sp2 होता है भैया, कार्बन आयन की बात कर रहा हूँ, sp2 होता है कार्बन आयन। हमें लगा था कि हमारे पुराने बच्चे ही पागल थे, नए बच्चे तो और पागल हैं। देख भैया, कार्बन आयन में एक नेगेटिव चार्ज 3 बॉन्ड पेयर होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये sp3 होगा, समझा, sp2 नहीं होगा। कार्बन आयन सर हो धरती पे भरे पड़े हैं बहुत सारे लोग, पढ़ो भैया पढ़ो। कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिड होता है, कार्बन आयन sp3 होता है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर sp3 होता है। इतने बड़े एग्जाम में आया था, बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम सब ऐसा गलती करते हो ना, ऐसा एकदम ना। आ गया क्वेश्चन तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो कौन लगाना पड़ेगा, -I इफेक्ट, ठीक है ना, विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा और इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को। तो जहां कार्बन आयन आए वहां पे कहानी में आएगा ट्विस्ट, अपन लोग को लेके आना पड़ेगा किसको, -I वाले को। अभी कहानी +I के चल रहे थे, अब कहानी -I की आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं कार्बन आयनों के बारे में। देख लो, कार्बन आयन ऐसा होता है, याद रहे कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए, ध्यान रखा करो, ठीक है। ये आपका कार्बन आयन होता है पिरामिडल शेप, sp3 हाइब्रिड और पिरामिडल शेप, अमोनिया की तरह होता है ये पिरामिडल, ठीक। ये सब वाइवा में पूछा जाता है, कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है। आप लोग इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहा करो, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक। सो दिस इज द कार्बन आयन। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बन आयनों की, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो इनके पास क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे मोस्ट स्टेबल क्या होगा, एनायन, छोटा वाला, उससे कम प्राइमरी वाला। क्यों, क्योंकि मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। सेकेंडरी पे जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन आयन पे जाएंगे तो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और टर्सरी वाला महा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। जो टर्सरी कार्बन आयन है वो क्या होता है, महा अनस्टेबल, ठीक है, महा अनस्टेबल। तो ये आपका सबसे लीस्ट स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बन आयन इज लीस्ट स्टेबल, 1 डिग्री क्या होगा सबसे ज़्यादा, सॉरी मेथाइल सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे खराब कौन होगा, 3 डिग्री, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बन आयन आर वेरी 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 लीस्ट स्टेबल। अब एक बात ये देख लो,
इस आयनाइन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, कोई भी आयनाइन हो, ये कार्बन आयन था, इसके अलावा हो सकता है ऑक्साइड आयन आ जाए, हो सकता है ना, कार्बन आयन के अलावा कोई और एसीटेट आयन आ जाए, कोई भी आयन आ जाए। याद रहे आयनों की जो एन आयन है, तो ध्यान रहे आयनायन की जो स्टेबिलिटी होगी, आयनायन की जो स्टेबिलिटी होगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होगा। ये बात एकदम दिमाग में आप रख लो, यही आपका क्या है, मेन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्यों याद रखना है आपको अभी समझा देता हूँ। जितनी बार एसिडिटी पढ़ोगे, एसिडिटी में हर बार आपको RO माइनस बनता हुआ दिखाई देगा और आपको समझ आएगा सेम कॉन्सेप्ट इधर को लगाने का, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ाऊंगा। डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यहाँ भी एनायन ही बनता है। तो आप समझ रहे हो ना इसका एप्लीकेशन। ये दोनों एसिडिटी कंप्लीट और पूरा डिकार्बोक्सिलेशन सिर्फ इसी इफेक्ट से कम चल जाएगा उसका। तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ आया। बताऊंगा सब धीरे धीरे बच्चों, देखो एक ही बार में सब नहीं बता सकता। अभी ये जीओसी पूरा पढ़ लो, उसके बाद जो चैप्टर बोलोगे पढ़ाऊंगा। अगर जीओसी नहीं आया तो कोई चैप्टर नहीं आएगा, ना हेलोरीन आएगा, ना फिनॉल, ना एल्कोहल, ना ईथर। पढ़ाऊंगा तो मैं सारा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो और मनाते रहो मैं बीमार ना पड़ूँ, क्योंकि बीमार पड़ जाऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा ना। तो चलो आगे चलते हैं। ये था आप, मैंने बता दिया। अब आपके लिए आपका काम आ रहा है। अब आप लोग बताइएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है आपको। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक बात और यहीं पे आपको समझा दो पहले, कार्बन आयनों में हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता। हाइपर कंजुगेशन केवल sp2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल में काम करता है, sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल में ये काम नहीं करता, ठीक है ना। सो आपको हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयनों में लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ sp2 सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, sp3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप कि ये बात आपको दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा तो इस बात को यहीं नोट कर लेना, हाइपर कंजुगेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग sp2 हाइब्रिड कार्बन। अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। सो चलो आगे चलते हैं। आपके लिए सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं मेरे पास, इसमें तो कई सारे मैं सवाल आपसे कराऊंगा, अभी आप बताइएगा। पहले मैं आपको एक एक करा लूँ, सरल वाला करा लूँ जो अभी करा रहे थे उधर, फिर थोड़ा टफ दूंगा, फिर और टफ दूंगा, फिर महा टफ दूंगा। पहले इसको सब लोग बताओ। हाँ जी, ये आपके सामने चार हैं, इन चारों में से पहले बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। पहले इन चारों को कर लिया जाए। जो बच्चे न्यू होंगे वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, क्योंकि इसके टेलीग्राम में बहुत कुछ है। ये सारे नोट्स जो बना रहा हूँ ये, इसके अलावा DPP क्वेश्चन बैंक सब वो जो टेलीग्राम दिख रहा है ना ऊपर, उसी में मिलेगा। तो उस पर जरूर क्लिक मारो और सीधे पहुँच जाओ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वो अपना ही है। लग रहा है गलत चैनल लगा लिए क्या। मैं टेलीग्राम का लिंक भेज रहा हूँ, सभी लोग उसी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो जल्दी से मारो, छापे जाओ। ये टेलीग्राम जो अभी लिंक में भेजा, ये लग रहा है ऊपर गलत वाला चला गया है टेलीग्राम। तो जल्दी से छापो इसको। तो हाँ जी, किसका क्या आंसर आया। आंसर आ रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3, क्या मतलब कुछ भी कार्बन आयन है, कुछ भी 4 3 2 1 कैसे होगा।
मतलब फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल। वाह, नहीं नहीं वाह, माइनस आई ग्रुप का तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। कार्बन आयन में माइनस आई ग्रुप का कोई इज्जत नहीं है। क्या भाई साहब 4 3 2 1 नकल मार के छापे जा रहे हो? ऐसे होता है? 4 3 2 1 होगा। हाँ लगाए रहो। 4 मोस्ट स्टेबल है ना। चलो बताते हैं कैसे है। तुम लोग को तो क्या ही बताया जाए। ये कौन सा इफेक्ट करेगा? प्लस आई करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। आयनों को इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं चाहिए। माइनस आई, सी डबल ओच क्या करेगा? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्टेबलाइज करेगा। Cl माइनस आई स्टेबलाइज करेगा, है ना। और यहाँ पे कुछ भी नहीं ना स्टेबलाइज करेगा ना डिस्टेबलाइज। तो जो स्टेबलाइज करेंगे वो पहले आएंगे, स्टेबलाइज करने वाले क्या आएंगे? पहले आएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करता है? COOH। तो दूसरा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा तीसरा वाला, उसके बाद होगा चौथा वाला, उसके बाद होगा पहला वाला। अब जरा मुझे आप लोग ये बताइए, क्या सोच के ऑर्डर लगाए थे? क्या देख के लगाए थे? कुछ तो देखा ही होगा ना, कुछ तो देखा होगा। क्या सोच के लगाया था आप लोगों ने? सबका गलत था, अभी भी सबका गलत है। किसी का 2 से स्टार्ट ही नहीं हुआ, जबकि होना 2 से चाहिए था। माइनस आई इफेक्ट COOH का Cl से ज़्यादा होता है, हेलोजनों से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। क्या सोच के लगाया था भाई लोग? देखो क्या गलती कर दी है। नहीं होना था, गलती नहीं होना था, होना ही नहीं था, हुआ। कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस नहीं किए, चीज़ों को फैक्ट्स पे फोकस नहीं किए, यही गलती नीट में करके आओगे, जेई में करके आओगे, किसी एग्जाम में जा रहे हो उसमें करके आओगे, और फिर 1 साल फिर तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल फिर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कोई अगर जॉब के एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। क्यों नहीं इफेक्ट को ध्यान दिए भाई? ये ग्रुप लगे किस लिए? सब सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा लगाया हूँ मैं ना। COOH बड़ा सुंदर होता है, आपको देखकर अच्छा लगा होगा ना। वो ब्यूटी के लिए नहीं लगे हैं। अभी हाथ पे गिर जाए तो फफोले निकाल देगा, सारा सुंदरता गायब हो जाएगा। गलती हुआ ना, क्यों हुआ भाई? गलती नहीं होना था, ये आपकी प्रॉब्लम है, गलती क्यों हो रहा है? और क्वेश्चन तो DPP दे रहा हूँ ना, DPP में लगाओ क्वेश्चन। यहाँ मैं लेक्चर भी तो खत्म करने हैं। पता चला मैं क्वेश्चन ही कराता रह गया 75 बार, तो नहीं हो पाएगा। मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन करा सकता हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ। समझो बात को, आपको भी जिम्मेदारी है। मैं दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी मुझे देना है, ऐसा नहीं है, मैं सख्त नहीं हूँ, मगर लापरवाही बहुत गजब हुई इस बार। यहाँ पे ये देखो आपके सामने 4 है सिस्टम, इन चारों में कार्बन आयन बनाए हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। चलो बता दो। हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो करो करो। ये बी वाला मान लो, इसको बी फॉर बनाना, ठीक है, ये बी फॉर बनाना, और ये सी फॉर कैटरीना, सॉरी ओके से होता है। थोड़ा अलग करता हूँ मैं ना, कुछ नया ट्राई करते हैं। घिसे पीटे क्वेश्चनों से मुक्ति आपको देता हूँ। थोड़ा सा आप देखो और मेरे को बताओ, इन कार्बन आयनों में मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? चार दे दिए, इन चारों को लगा दो ऑर्डर में। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, बताओ। सबको नींद आने लगा होगा ना, सोना भी तो है। क्या होगा ऑर्डर? जल्दी से बताएं आप सभी लोग। बी वाले का क्या? ए वाले का तो सबने गोबर कर दिया था, अब बी वाले का देखते हैं क्या करते हो। ये कौन सी क्लास के लिए नहीं? अगर आप 11th में हो तब भी आपके काम के लिए, 12th में हो तब भी आपके काम के लिए, आप अगर किसी हायर लेवल के एग्जामिनेशन नेट JRF गेट की तैयारी करो तब भी आपके काम का, आप किसी जॉब के लिए तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PGT के लिए, तब भी ये चैप्टर तो कॉमन फॉर ऑल है ना। ये तो GOC है, GOC के बिना आपको ऑर्गेनिक ही नहीं आनी। तो ऑर्गेनिक आप किस लेवल के लिए पढ़ते हो?
इससे गुजरना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो डजेंट मैटर कौन सी क्लास का है, ये क्लास 11th केमिस्ट्री है, पूरा जीओसीसी में कवर होता है। क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद यही आता है। सो आंसर आने लगे हैं 4 3 2 1, बी में 4 3 2 1, फिर से 4 3 2 1 का भूत पकड़ लिया। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो इधर देखो, पहले डिसाइड करो क्या है। ये आपका 3 डिग्री कार्बन आयन है, देख लो। ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये भी आपका 1 डिग्री है। ठीक है, 2 1 डिग्रियां हैं। तो अब इनकी डिग्रियों में क्या क्या डिफरेंट है ये देखो। 1 डिग्री इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 3 डिग्री अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी जस्ट पढ़ा है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर आएगा तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होगा, 1 डिग्री का। अब इसमें देखो 1 डिग्री से जस्ट अटैच पहले कार्बन पे 3-3 मेथिल ग्रुप है। याद करो, ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, प्लस आई बढ़ेगा। याद आया? प्लस आई इफेक्ट में जो तीसरा पॉइंट लिखवाया था, जो वीडियो देखे होगे उन्हें पता होगा, जो नहीं देखे होगे उनको नहीं समझ आएगा। तीसरा जो मैंने इफेक्ट बताया था, नोट्स आपको पढ़ा होगा, देखिएगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी, प्लस आई बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है, यहाँ पे प्लस आई कम है, तो प्लस आई कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो फोर्थ वाला इज द मोस्ट स्टेबल, देन थर्ड वाला, देन सेकेंड वाला, देन फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जिसका भी ये ऑर्डर था 4 3 2 1 करेक्ट था, ये आपका सही था, 4 3 2 1, दिस वॉज द करेक्ट। हाँ जी सही है, अभी करेक्ट है ना। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, प्लस आई है, यहाँ पे एनायन है ना, कैटायन होता तब बढ़ता, एनायन में घटेगा। व्हाट अबाउट सी? नाउ सी बताइए, सी के बारे में क्या ख्याल है? सी में क्या लग रहा है आपको? इसमें केवल मोस्ट स्टेबल कौन सा ये बता दो, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा ये बता दो। ऑर्डर मैं बता दूंगा, पहले आप में से जो लोग को मोस्ट स्टेबल पता हो वो लोग वो बता दो बस, बाकी सब मैं बता दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल? कौन है जो मोस्ट स्टेबल है? देखो बच्चे, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। हर दिन क्लास 9 बजे से चलती है, सो मिलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। बताओ बताओ, आंसर बताइए। ये देखो, ये टर्सरी है, एल्किल है, ये आपका सेकेंडरी है बट sp2 हाइब्रिड पे है, ये sp हाइब्रिड है, और यहाँ पे आपका रेजोनेंस है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, sp हाइब्रिड कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, sp हाइब्रिड कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो तीसरा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन रेजोनेंस आता है फोर्थ वाला, फिर आपका दूसरा वाला, फिर आपका फर्स्ट वाला। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है। और मैं आप सभी लोग को बताया था कि कार्बन आयन में परसेंटेज एस करेक्टर हाई है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 50% होगा, और सबको पता है 50% से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। और कार्बन आयनों में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, -m सबसे पहले लगाया जाता है, फिर परसेंटेज एस करेक्टर, फिर रेजोनेंस। ये कहानी होती है। परसेंटेज में केवल sp वाला काउंट करते हैं, ये आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा जब रेजोनेंस पढ़ा लूंगा तब। तो -m इफेक्ट वाले कैटायन होंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन परसेंटेजेस वाले, फिर रेजोनेंस वाले। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, एंड उसके बाद आपका होगा सेकेंड sp2 और ये। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ये आपका सिस्टम था पूरा कंप्लीट। ठीक, sp हाइब्रिड सिस्टम। तो उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आया होगा। आई विश कि आगे भी क्लासेस करेंगे। समझ आया सभी लोगों को? आज चलने का टाइम हो गया है, हम लोग अब यहीं पे क्लास को रोकेंगे। जस्ट एक बार आप लोगों से पूछना है, हाउ वाज द लेक्चर।